हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पॉलिटिका चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं और ये क्लास 7 की बुक चल रही है आपकी। इसमें हम पहले ये चैप्टर कर चुके हैं। पहले 3 चैप्टर जो हैं ये आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड थे और इसके बाद 4 से 7 ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स थे और चैप्टर नंबर 8 जो है आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड था, ये भी आपका हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9, 10 ये आपके पॉलिटी से बिलोंग करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 और इसके बाद आपके 2 चैप्टर और रह जाएंगे, ये आपके इकोनॉमी के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द रूलर्स टू रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हम इसमें देखेंगे। ठीक है, किन किन क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं और वेयर डू गवर्नमेंट गेट देयर पावर फ्रॉम, गवर्नमेंट जो होते हैं उनको पावर कहाँ से मिलती है और हाउ डज अ कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद पीपल, और जो गवर्नमेंट होती हैं वो उस कंट्री के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करती हैं, और डेमोक्रेसी जो है व्हाई डज इट मैटर, डेमोक्रेसी मैटर क्यों करती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हमें मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपका मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, उसके अलावा पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फॉर द पीपल जो है वो इंश्योर करती है। रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़, दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखती है। टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस, ओके, और डिलीवरिंग एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमारी गवर्नमेंट बनाती है हमारे लिए, है ना। और इकोनॉमी को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करके रखती है और वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग लाइव्स ऑफ पीपल, ये भी करती है गवर्नमेंट हमारे लिए। ठीक है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के काम है। दीज आर द फंक्शंस। गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं। ठीक है, ये फंक्शंस हैं। उसके बाद जो है हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, इसका मीनिंग हम जानेंगे डेमोक्रेटिक क्या होती है। ठीक है, और हर कंट्री में जो है अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट जो होती हैं, कुछ के पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कुछ अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होते हैं वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होती। ठीक है, इंडिया की डेमोक्रेसी और यूएसए की डेमोक्रेसी वो भी सेम नहीं है, वो अलग अलग है। वो कैसे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, देयर इज़ अ वेरिएशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऑल्सो, वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं और वो एक दूसरे से कैसे अलग होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी एग्जैक्टली है क्या। तो हमने 6th क्लास में पढ़ा था जो डेमोक्रेसी होती है वो रूल ऑफ पीपल होती है, जिसका मतलब क्या है कि सोर्स जो है पावर और अथॉरिटी का वो कौन है, लोग हैं, उस कंट्री के लोग हैं, पॉपुलेशन है। ठीक है, पीपल ऑफ द कंट्री होते हैं वो जो पावर ऑफ सोर्स और अथॉरिटी होते हैं। ओके, अब हम इसको किससे समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है कि स्कूल में जो है बहुत सारी डे टू डे टास्क होते हैं अलग अलग, है ना। उसमें क्या होता है कि आप मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो उन टास्क को, टाइम टेबल आपको मैनेज करना होता है, फॉलो भी किया जाए वो, उस चीज़ का भी ध्यान रखते हो। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, है ना। और स्कूल में जो है जैसे मिड डे मील जैसी अगर स्कीम चल रही है तो वो भी आपको देखनी होती हैं, और मॉर्निंग असेंबली में किसको क्या बोलना है, ये सारी टास्क जो होती हैं वो आपको क्या करनी होती हैं, ऑर्गेनाइज करनी होती है और मैनेज करनी होती है। फिर कुछ नो बैग डेज होते हैं ना, जैसे कि आपके फंक्शन कभी कभी होते हैं तो उनमें, तो अब हेड टीचर बोलती है कि भैया मैं ना क्या करती हूँ, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज एंड क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ना, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक स्टूडेंट कमेटी बनाऊंगी और वो खुद देख लेगी कि कैसे क्या कौन सी चीज़ें कब होंगी। ठीक है, तो अभी टीचर क्या बोलती है, ये असेंबली में अनाउंस कर देती है कि मेरे को चाहिए है एक स्टूडेंट कमेटी जो कि जो है रूल्स बना पाए और उनको इम्प्लीमेंट करा पाए। ठीक है, और देखे कि वो सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके,
तो वो जो है बोल देते हैं असेंबली में कि हमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट कमेटी बनानी है जो कि रूल्स को बना पाए, उनको इम्प्लीमेंट करा पाए और इंश्योर करे कि हर कोई उन रूल्स को जो है फॉलो कर रहा है। अब बच्चों में जो है क्या हो गया, बहस छिड़ गई कि भैया कौन, सब एक्साइट हो गए कि मैं भी तो पार्ट बनूं, मैं भी पार्ट बनूं कमेटी का, है ना। तो क्या हुआ, 3 बच्चे हैं, तीनों के 3 नाम बता रखे हैं। नगमा बोलते हैं, नगमा 12th क्लास की स्टूडेंट है, वो बोलती है कि 12th क्लास के बच्चे ही होने चाहिए स्टूडेंट कमेटी में ना, क्योंकि हम मोस्ट सीनियर हैं, हम सबसे बड़े, हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान है, तो हम बनेंगे कमेटी के मेंबर और हम देखेंगे सारी चीज़ों को। शोभा बोलती है कि भैया तुम तो अभी चले जाओगे, कुछ महीनों का है तुम्हारा स्कूल, तो फिर क्या, हम 11th क्लास में हैं, हम भी सीनियर हैं और हम बनेंगे कमेटी का पार्ट। उसके बाद गुरप्रीत होता है, गुरप्रीत बोलता है कि अच्छा तुम बहुत चंटो, 11th क्लास के सारे बच्चे हो जाएं या फिर 12th क्लास के, और जो बाकी 1 to 10 क्लासेस हैं उनका क्या होगा, तुम लोग तो अपने अपनी क्लास के बारे में सोचोगे, इनका क्या होएगा, इनके बारे में कौन बात करेगा कि इनको क्या चाहिए है। तो अभी क्या हुआ, ये सब बहस चल रही थी, तो यहाँ पे अब 3 ऑप्शन निकल के आए। ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है कि भैया हर कोई पार्ट बन जाओ कमेटी का, है ना, सब बच्चे कमेटी का पार्ट है, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन निकल के आया कि भैया हेड टीचर जो है ना वही चूज़ कर लें कि कमेटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सा स्टूडेंट जो है कमेटी का पार्ट बनेगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है कि स्टूडेंट जो हैं अपने हर क्लास से 1 to 12 जितने भी क्लासेस हैं, हर क्लास से बच्चे जो हैं एक बच्चा चूज करके भेज दे एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और वो जो बच्चा है उस क्लास से एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है उस कमेटी का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन जो है निकल के आए। अब आप बताएं इनमें से कौन सा जो मेथड है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव आपको लगता है, ये आप बताएंगे। ओके हाँ जी शोभा जी शोभा चंट है ना। चलो, तो फर्स्ट मेथड जो है, आप बताएं कौन सा मेथड जो है मोस्ट इफ़ेक्टिव आपको लग रहा है तीनों में से। अब जो फर्स्ट मेथड है उसमें क्या है, उसमें क्या है कि हर स्टूडेंट जो है वो चाह रहा है कि मैं कमेटी का मेंबर बन जाऊं और हर किसी को बोल दे कि तुम भी भैया कमेटी का मेंबर करो जो भी करना है। तो उसमें क्या होएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना, डिसीजन पे पहुंचना। अब आप घर में 4 लोग हो, 10 लोग हो, वो बोल दो कि भैया एक मूवी डिसाइड करेंगे आज, मूवी रिप्रेजेंटेटिव्स राइट, तो बोल दे एक मूवी डिसाइड करेंगे हम, वो मूवी देखेंगे, तो हर किसी की अलग अलग चॉइस होएगी ना, किसी को हॉरर देखनी है, किसी को थ्रिल देखनी है, किसी को कॉमेडी देखनी है ना। तो 4 लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हर बच्चा तो उसकी तो चॉइस अलग होएगी, हर कोई अलग तरीके से काम करना चाहेगा, तो ये डिफ़िकल्टी होएगी उनको डिसीजन मेकिंग में और मैनेजमेंट करने में, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं दूसरे ऑप्शन की कि भैया हेड टीचर ही डिसाइड कर लें कि कमेटी में कौन से मेंबर होंगे, तो अब हो सकता है हेड टीचर के कुछ फेवरेट्स हों, या फिर हेड टीचर रैंडमली किसी को भी बोल दें कि हाँ भैया तुम कमेटी के मेंबर हो। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जो लोग होंगे वो हर किसी के, हर बच्चे के, हर स्टूडेंट के लिए जो है ठीक होंगे, मतलब उनकी हर स्टूडेंट की वॉइस जो है वो पहुँचेगी, मतलब इट वुड बी कंसिडर्ड, ऐसा नहीं होएगा ना, हर बच्चे की वॉइस कंसिडर नहीं होएगी रैंडम बच्चों में। तो थर्ड मेथड जो है उसमें क्या है कि हर ग्रेड से जो है एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा और वो अपने क्लास की जो भी नीड्स होंगी उनको एडवोकेट करेगा। ठीक है, तो ये 3 जो है ऑप्शन हमने देखे। ओके, अभी हम देखते हैं फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होते हैं। हमने देखा था रोल एंड फंक्शंस, यहाँ पे भी देखे थे हमने, है ना, ये वाले रोल एंड फंक्शन हमने देखे थे ना, इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। अभी हम फंक्शन भी देख लेते हैं, इसके अलावा क्या क्या फंक्शन करती है गवर्नमेंट। ओके, फंक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि जो स्टूडेंट कमेटी है उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना, ऐसे ही जो गवर्नमेंट है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि भैया सबसे पहली चीज़ तो वो क्या करे, क्रिएट नेसेसरी रूल्स, इम्प्लीमेंट दैम एंड इंश्योर्स दैट एवरीवन फॉलोज दैम। टीचर ने यही बोला था ना कि भैया आपको ये करना है कि रूल्स बनाने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है और देखना है, इंश्योर करना है कि हर कोई उन रूल्स को जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये था गवर्नमेंट का भी यही होता है एग्जैक्टली, है ना। और क्रिएशन ऑफ रूल को आप क्या बोलते हो, क्रिएशन ऑफ रूल होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव। ठीक है,
और ये किस लिए ज़रूरी होते हैं, रूल्स बनाने किस लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है। ओके, उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। दूसरा रूल ये होता है, फंक्शन है, ये फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट है। पहला क्या है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। तीसरा क्या है, जुडिशियल फंक्शन है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, आपको इम्प्लीमेंट कराना होता है। या विल लुक इन टू दैट रे। चलो, तीसरा होता है जुडिशियल। इसको अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें, आई नो आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा, बट लाइक छोटे बच्चों की क्लास है ये, है ना, तो मैं उस तरीके से जो है एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपके घर में है ना, पेरेंट्स होते हैं, पापा हैं, मम्मा है और आप हैं, चिल्ड्रंस है ना। और चिल्ड्रन मल्टीपल भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन 2-3 बहन भाई हैं। ओके, तो अब क्या है कि मम्मा ने बोला भैया आपका रूम है ना बहुत गंदा रहता है तुम सबका, तुम अपना रूम जो है क्लीन करोगे, सेल्फ क्लीनिंग करोगे अपने रूम की, रूम सर्विस तुम खुद करो। अब जो है मम्मी ने बना दिया रूल। ओके, और इस चीज़ को जो है सबसे बड़ा जो बच्चा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया आप देखो जाके कि बाकी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ढंग से, तुम्हारे छोटे भाई बहनों ने अपने रूम जो है वो क्लीन किए या नहीं किए। ओके, अब ये जाएगा और देखेगा कि इनके रूम क्लीन है या नहीं है, या तो बिल्कुल ही नहीं किए, या फिर जो ये है ये सेटिस्फाई नहीं है इस रूल से, मतलब इस क्लीनिंग से। ये बोल रहे हैं भैया हमने क्लीन कर दिया है ना, कुकू बोल रहा है कि आप के जो भी बड़े भाई बहन है कि मैंने तो कर दिया रूम क्लीन, है ना, मेरे को तो ऐसी क्लीनिंग आती है। अब ये जाएंगे इनके पास कि मैं बताऊं पापा को कि तुम रूम क्लीन नहीं कर रहे हो, या फिर तुम अच्छे से रूम क्लीन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कुक्कू के बड़े भाई बहन जाएंगे यहाँ पे पापा के पास कि देखो कुक्कू है ना रूम क्लीन नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए 3 फंक्शन। मम्मा ने बना दिया रूल, कुक्कू के बड़े भैया का काम है इसको देखना कि काम ढंग से हुआ या नहीं हुआ, और अगर काम ढंग से नहीं हुआ है तो कुक्कू के पापा बुला लेंगे कुक्कू को कि इधर आ जा, तू काम क्यों नहीं कर रहा है ना। चलो, तो ऐसे ही गवर्नमेंट के भी 3 फंक्शन हैं। जो मम्मा है वो है लेजिस्लेटिव फंक्शन है मम्मा का, है ना। मम्मा क्या कर रही हैं, मम्मा रूल बना रही हैं। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है, रूल बनाना, ये गवर्नमेंट का एक पार्ट करेगा इस काम को। ठीक है, दूसरा काम है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कौन कराएगा, जो किसने किया, आपके बड़े भाई ने काम किया, है ना, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तीसरा है जुडिशियल फंक्शन, जो कि पापा ने किया कि मैं जज करूँगा, अगर कुक्कू ने रूम अच्छे से साफ़ कर रखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं कुक्कू को बोलूँगा कि भैया तुम ढंग से रूम साफ़ करो। ओके, चलो, अब डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की कुछ अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं ना। डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो है द रूल ऑफ पीपल। बेसिकली जो पॉपुलेशन होती है, जो देश के लोग होते हैं, उनका रूल को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। ओके, और ये जो है मोस्टली जो ये किससे सिमिलर है, ये आपका मेथड ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने स्कूल वाले एग्जाम्पल में देखा था ना कि हर ग्रेड के, हर स्कूल के, हर क्लास के बच्चे जो हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे थे ना, तो वही है ये भी। ओके, और नॉट एवरी कंट्री यूज द सेम मेथड फॉर चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए ना, इस क्लास में से जो बच्चों ने चूज़ किया है इसको, तो इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये चूज़ करेंगे इसको, है ना। किसी भी कोई भी कंडीशन हो सकती है, इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, इसको चूज़ करने का मेथड कोई भी हो सकता है ना, वो हम देखेंगे कि किस किस तरीके से चूज़ किया जा सकता है। ये आपकी एक पेंटिंग है, इसमें भी यहाँ पे दिखा रखा है एक गवर्नमेंट जो है क्या होती है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये जो है आपके अब्राहम लिंकन एक पर्सनालिटी हैं जो यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे 19th सेंचुरी में। बेसिकली ये यूएस के जो हैं 16th प्रेसिडेंट थे। ओके, और 1860
1 to 65 थे ये, ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे ये, और सबसे बेटर काम जो इन्होंने किया था यूएसए अमेंडमेंट, पता है आपको क्या होता है? ऑफ कोर्स रे नो दैट। कुको, आपको अमेंडमेंट पता है क्या होता है? इन्होंने जो है अमेंडमेंट किया था, 13th अमेंडमेंट लेके आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें इन्होंने जो है स्लेवरी जो है उसको अबोलिश किया था, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वैसे पढ़ने के लिए, और मेरे को ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगते हैं। इनका एक कोट है, बहुत प्यारा कोट है इनका, कि आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ रही होती है ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, क्या ही होगा हमारे साथ। तो ये बोलते हैं कि द बेस्ट वे टू नो और टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, नो टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर क्या होता है? टू क्रिएट इट। ओके, तो आपको फ्यूचर से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्रिएट करो। जैसा आप काम करोगे अभी, आपका फ्यूचर जो है वैसा ही हो जाएगा। ओके, तो बहुत अच्छे अच्छे कोड जो है इनके हैं, आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो इनको, ठीक है। तो एक मुराल पेंटिंग है, और पेंटिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। ये मुराल पेंटिंग है, इसके अलावा मिनिएचर भी होती है, और अगर आप टाइम फ्रेम से जाएंगे तो प्री हिस्टोरिक भी हो सकती है ना, और अगर आप रीजन के हिसाब से जाओगे तो रीजनल स्कूल्स भी बहुत सारे आए थे, कि भाई कोई डायरेक्ट ही स्टोन पे है, कोई कपड़े पे पेंटिंग है ना, उस हिसाब से भी अलग अलग टाइप ऑफ पेंटिंग होते हैं। तो जो ये मुराल पेंटिंग है, मुराल पेंटिंग क्या होती है? वो होती है जो डायरेक्टली आपकी दीवार या सीलिंग्स पे जो है पेंट कर दी जाती है। आपने बहुत सारे मंदिरों में, टेम्पल्स में देखे होंगे, बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं वो होते हैं सीलिंग्स पे होते हैं, दीवारों पे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? मुराल पेंटिंग होते हैं वो। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती हैं भैया। हमने देखा कि एक तो डेमोक्रेसी होगी, इसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जी 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 बिल्कुल, देयर आर प्लेंटी ऑफ कोट्स बाय हिम। तो हाँ जी, तो कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट्स को अलग अलग टाइप की बनाती है, किन किन बेसिस पे जो हैं गवर्नमेंट्स अलग अलग टाइप की होती हैं। तो जो गवर्नमेंट जो होती हैं किसी भी कंट्री की, वो ओवर द टाइम जो है इवॉल्व होती रहती हैं, है ना। मतलब अभी ऐसी है, कुछ टाइम के बाद जैसे हम इवॉल्व होते हैं एज ए पर्सन, एज ए आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी इवॉल्व होती रहती है, ठीक है। और इट्स वेरी लाइक नेचुरल कि हर कंट्री की अपनी हिस्ट्री होती है, अपना कल्चर होता है, उनके अपने एस्पिरेशंस होती हैं, तो उनके बेसिस पे जो है उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो फॉर्म होती है। ओके, और कुछ एस्पेक्ट हम देखेंगे जो कि हमें बताएंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से अलग क्यों होती है, ठीक है। तो कुछ एस्पेक्ट हम देख लेते हैं जिनके बेसिस पे हम बोलते हैं। जैसे अगर हम दो इंसानों की बात करते हैं कि दो इंसान एक दूसरे से अलग हैं, कैसे देखते हैं हम कि भैया श्योर श्योर रे, कि दो इंसानों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, हम उनकी हाइट कंपेयर कर सकते हैं, है ना, हम उनका बोलना कंपेयर कर सकते हैं, हम उनका कलर कॉम्प्लेक्शन कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट्स अलग अलग क्यों हैं, तो वो हम देखते हैं किन किन चीज़ों से हम कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है गवर्नमेंट की, कि हु गेट टू डिसाइड दैट दिस इज़ गवर्नमेंट। सबसे पहली चीज़ है कि कौन बताएगा कि भैया ये जो है ये गवर्नमेंट है ना। दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट को अगर आपने बोल भी दिया कि ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ये इंसान जो है गवर्नमेंट है, तो उसकी अथॉरिटी और पावर को जो है वो कौन डिसाइड करेगा कि अच्छा चलो ये गवर्नमेंट है तो इसके पास ये पावर है और ये अथॉरिटी है, इसको कौन डिसाइड करेगा। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो इंडिया में जो है पीपल आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट कौन जो पावर देता है वो कौन देता है? पीपल देते हैं। ओके, ऐसे अगर हम थियोक्रेसी की बात करें, थियोक्रेसी क्या होता है? थियोक्रेसी होता है एक रीजन, एक कंट्री जो कि रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं उनसे रूल किया जाता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जो हेड होते हैं, है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल ईरान इराक का देखने को मिलेगा। ओके, आगे देखेंगे हम थियोक्रेसी क्या होती हैं जिनका, क्या हमारे कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है क्या हमारे कंट्री का? बताना जरा, स्टेट रिलीजन है इंडिया का कोई? उसके बाद जो है कि गवर्नमेंट अगर है उसकी पावर भी डिसाइडेड है, तो भैया वो गवर्नमेंट बनी कैसे?
डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि इलेक्शन के द्वारा बनी होगी, है ना। जैसे हमने स्कूल का एग्जाम्पल देखा था कि हर क्लास में से एक बच्चा चूज करके भेजा जा रहा था, तो उन्होंने इलेक्ट किया है ना, उसको चूज करके भेजा है ना। और या फिर किंगडम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, किंग्स और क्वींस होते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है, किंग्स और क्वींस क्या होते हैं, उनकी ही फैमिली के लोग जो हैं वो, जैसे फादर अगर किंग है तो फिर उसका बेटा किंग हो जाएगा, फिर उसके बाद उसकी जनरेशन, ऐसे होते रहते हैं ना। चलो, तो डेमोक्रेसीज जो हैं वो इलेक्शन बेस्ड होती हैं, और किंग और क्वीन में क्या होता है, हायरार्की चलती है ना। और डेमोक्रेसीज में भी जो इलेक्शन होते हैं वो अलग अलग टाइप के इलेक्शंस होते हैं। तीसरी चीज़ है, तीसरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट्स को जो अलग करता है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ डू दे वर्क। ठीक है, गवर्नमेंट हमें पता लग गई क्या है, उसकी अथॉरिटी हमें पता लग गई क्या है, कैसे बनी है वो भी पता लग गई। अब भैया इसके पार्ट कौन कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं ये, ठीक है। और किसी भी गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं जो वेरी करते हैं। ऑफ कोर्स हर गवर्नमेंट के अलग अलग जो पार्ट एंड सिस्टम है वो वेरी करते हैं हर अलग अलग जगह पे। और बेसिकली जो होते हैं, मतलब तीन चीज़ें तो होती हैं, आपको रूल बनाने भी होते हैं, इम्प्लीमेंट भी करने होते हैं, और जज भी करना होता है, इंश्योर भी करना होता है कि वो रूल फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। तो अगेन तीन फंक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट को करने होते हैं, लेजिस्लेटिव वाला, एग्जीक्यूटिव वाला और जुडिशरी वाला। ठीक है, अब इनका भी क्या है कि भैया ये या तो सारे एक ही इंसान काम कर दे, ये सारे है ना, या तो मम्मा ही आपके जो है रूल बना भी दे और डंडा लेके खड़ी हो जाए वहाँ पे, है ना कुक्कू, कि भाई तू कर साफ अपना रूम और मैं देखती हूँ ढंग से साफ हुआ है या नहीं। या तो ये हो जाए, है ना, कि एक ही जो इंसान है, एक ही पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सारे काम कर रहा है। या फिर क्या, जैसे हमने देखा कि पापा का अलग काम है, मम्मा का अलग काम है, बड़े भाई का अलग काम है ना। तो ये कि या तो सेम बॉडी जो है वो सारे इन फंक्शंस को देख ले, या फिर ये सारे अलग अलग पार्ट मिलके जो हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन जो कि है रूम क्लीनिंग और है कंट्री को गवर्न करना, वो कर लें। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये जो रूल्स होते हैं, ये जो रूल्स होते हैं कई बार होता है कि इनको लिखा जाता है ना, दे आर रिटन समवेयर। लेकिन कई बार क्या होता है कि भैया वचनीय शासन टाइप का भी सिचुएशन होता है। ये मोस्टली आपको मोनार्कीज में देखने को मिलेगा ना, किंग जहाँ पे होंगे वो जो बोल देंगे वही होएगा। ओके, तो कहीं पे जो है ये फंडामेंटल रूल्स लिखे होते हैं किसी बुक में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, किंग और क्वीन वहाँ पे मोनार्की होते हैं, वहाँ पे उनके हिसाब से डिसीजन होते हैं। अब फोर्थ चीज़ जो है, आप बताएं ईशान, है क्या, डू वी हैव अ स्टेट रिलीजन। चलो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर। अब गवर्नमेंट बनाई तो है, लेकिन मतलब क्या है, क्यों ही बनाई है, ये क्या गोल है इसका, क्या ही करना चाह रहे हैं। कुक्कू से जो रूम साफ करवाया जा रहा है वो क्यों ही करवाया जा रहा है, क्या मतलब है इस बात का, है ना। तो क्या है कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ और आइडियाज़ होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट काम कर रही होती है, जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही होती है। मम्मा मानती हैं कि रूम साफ करने से घर में लक्ष्मी आती है, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, है ना। तो दिस इज़ द रीज़न, सर्टेन वैल्यूज़ होते हैं, सर्टेन आइडियाज़ होते हैं जिनको जो है हमें वी नीड टू इम्प्लीमेंट दैम। जैसे इंडिया में अगर हम मान के चलें तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है क्या करना चाह रही है, इक्वालिटी और प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल लेके आना चाह रही है। ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं वो किसके लिए काम करती हैं, हमने क्या, ऑल मतलब ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर कोई, किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, ठीक है, सबके लिए हमें इक्वालिटी और प्रोस्पेरिटी चाहिए। और कुछ कंट्रीज ऐसी होती है, कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जो कि ओनली फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ सम फैमिलीज और ग्रुप्स, जो कि कुछ ही ग्रुप या फैमिलीज के लिए जो है प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर रही होती है उनकी। ठीक है, अब अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट देख लेते हैं हम, कौन कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होती हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, क्या देखा हमने,
गवर्नमेंट क्या होती है, उसकी पावर और अथॉरिटी कौन डिसाइड करता है, क्यों ही बनाई जाती हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, है ना, ये देखा था हमने। और कहीं पे किंग होते हैं, कहीं पे जो है क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये सब हमने देखा है, ठीक है। और हमने देखा है कि जहाँ पे इलेक्शन होता है और जब गवर्नमेंट बनती है, रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली पावर ऑफ सोर्स कौन होते हैं, पीपल होते हैं, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए जो है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं एक डेमोक्रेटिक, किस गवर्नमेंट को हम जो है डेमोक्रेटिक बोलेंगे, अदर देन दिस, ठीक है, अदर देन नहीं आई गेस होना, ओके ओके गुड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज़ कर रखा है जो हमें बताता है कि देर इज़ नो स्टेट रिलीजन, ईशान, विच वर्ड in our constitution or preamble you can say which is the very part of the constitution, आप बताएं कौन सा वर्ड है जो इस चीज़ को इट मेक इट श्योर कि हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। चलो, तो डेमोक्रेसी जो है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि पहले अगर हम एंशियंट या मिडाइवल टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे तो किंग्स एंड क्वींस ही होते थे ना मोस्टली। मॉडर्न वर्ल्ड में जो मोस्ट फेमस है, मोस्ट पॉपुलर है, वो क्या है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। अब जो डेमोक्रेसी होती है उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, ओके। और कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हम देख लेते हैं कि अगर कोई कंट्री बोल रहा है कि वो डेमोक्रेटिक है, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं किस वेरिएशन में वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है इक्वालिटी, इक्वालिटी वहाँ पे होनी चाहिए। जो कंट्री बोल रहा है कि वो डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे इक्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। और इक्वालिटी का क्या मतलब है, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए हर इंसान, इक्वल फैसिलिटीज़ उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इक्वल फैसिलिटी मतलब एजुकेशन, हेल्थ, इन सब का जो है हर किसी को मिलनी चाहिए इक्वल, ये फैसिलिटीज़ जो हैं इक्वल लेवल पे, इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर कोई बराबर होना चाहिए। एंड वी आर टॉकिंग बाय बुक्स, ओके, थियरीज़ की बात कर रही हूँ मैं, इन रियल वर्ल्ड क्या कैसे चलता है, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, हर किसी के लिए जो है लॉ जो है वो इक्वली काम करते हैं, कानून सबके लिए बराबर होता है, ओके। चलो, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फ्रीडम। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, फ्रीडम। सिटीजन्स हैव द राइट टू मेक देयर ओन चॉइसेस, एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। आपको कैसा हेयर कट चाहिए है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको कैसा खाना खाना है, दिस इज़ योर ओन चॉइस, आपके पास फ्रीडम उस चीज़ की, है ना। और आप अपनी ओपिनियंस भी जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कंट्री में कोई बिल पास हुआ है या फिर कोई लॉ बना है या फिर कहीं पे कोई इशू हुआ है, कुछ भी है, तो आप अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उतनी फ्रीडम आपके पास है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। तीसरी चीज़ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। तीसरी चीज़ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, यू हैव द राइट टू चूज़ एंड इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव, कि आप अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहाँ से आप अपनी पसंद से एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भेज सकते हैं, ठीक है। कैसे भेजेंगे, इलेक्शन के थ्रू, जो कि बाद में जाके किसका पार्ट बनेगा, लेजिस्लेचर का, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब वो जो लॉ बनाएगा उसमें बेसिकली आप भी जो है क्या है, आपका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपने उस इंसान को भेजा है वहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो ऐसे जो है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन आप अपना कर सकते हैं। बेसिकली ये लॉ जो बना है इस इंसान ने तो बनाया है, लेकिन इसके पीछे सोच किसकी है, आपकी भी है, क्योंकि आपने उसको भेजा है, ठीक है। तीसरी चीज़। फोर्थ चीज़ क्या है कि अगर आप बोल रहे हैं कि कंट्री डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे होना चाहिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब राइट टू वोट। अब इसका क्राइटेरिया, यस वेरी गुड, इट्स सेक्युलर,
सेक्युलर इज द वर्ड। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी को अभी हम डिफाइन कर रहे हैं ना, दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक की भी हम बात करेंगे, ओके अभी हम इसको बात कर रहे हैं। सेक्युलर को भी हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, है ना, और बेसिकली इट्स सेक्युलर ओनली। चलो, तो आपके पास राइट टू वोट होना चाहिए। राइट टू वोट किस कैपेसिटी में होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, वो वेरी करता है आपका, है ना, बट राइट टू वोट होना चाहिए वहाँ पे सिटीजन के पास। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, आप अगर बोल रहे हैं कि आपका कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फंडामेंटल राइट होने चाहिए वहाँ पे। राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप मेरे को बताएंगे कौन से पार्ट में जो है फंडामेंटल राइट्स जो वो दिए गए हैं, कौन से पार्ट में है। और आर्टिकल्स तो शायद आपको नहीं पता होंगे, आर्टिकल मैं बता देती हूँ। इक्वालिटी जो है वो 14 to 18 है, पहला राइट है ना। और टोटल कितने, चलो ये भी बताओ मेरे को, टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं जो आपको मिले हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, डू टेल मी। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इट्स नॉट कंपल्शन दो, बट इट इज़ योर ड्यूटी टू वोट, ओके। आपको राइट मिला हुआ है, बहुत सारी जगह पे ये राइट है नहीं, है ना, लोगों को कुछ मानना ही नहीं गया कहीं पे, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर ही नहीं सकते हो, तो ये आपको राइट मिला हुआ है। इट्स नॉट पड़ेगा, इट्स यू शुड एंजॉय इट। चलो, आपको मेरे को बताना है कि कितने टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं, और कितने फंडामेंटल राइट हैं और कौन से पार्ट में हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिए गए हैं। इक्वालिटी जो है आपका 14 to 18 है जैसे मैंने बताया, और फ्रीडम टू स्पीच ये आपका 19 to 22 आ जाएगा। इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24 में ये है, ठीक है। इसके अलावा और फंडामेंटल राइट हैं, रिलीजन को लेके हैं, एडुकेशन और कल्चरल राइट्स हैं आपके, और इसके अलावा जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं टोटल कितने हैं और कौन से पार्ट में, ये आप मेरे को बताएं। चलो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वहाँ पे होनी ही चाहिए। अगर आप अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक बोल रहे हो तो आपके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जो कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। और लॉ जो आपके बनाए जाते हैं वो इंश्योर करे ये जुडिशरी कि आप वो लॉ जो है फॉलो कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट सिटीजन्स जिनको वो लॉ फॉलो करने हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट उनको भी वो लॉ जो है फॉलो करने हैं। इसलिए आपकी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने देखे कि भैया राइट टू वोट भी होना चाहिए आपको, आपके पास फंडामेंटल राइट भी होने चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए, ये जो सब हमने देखे हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, ठीक है। और ये ओवर द टाइम जो है आपके इवॉल्व होते रहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था इंडिया में जो है ये जो है इम्प्लीमेंट कर दिया था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जिस टाइम से इंडिया इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गया था 19, अच्छा मेरे को ये बताओ इंडिपेंडेंट बनने में और रिपब्लिक बनने में क्या डिफरेंस है। इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ और रिपब्लिक कब बनना। रिपब्लिक तो आपको लाइक यू कैन सी इट। इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक का डिफरेंस बताएं। नहीं, हाँ मैंने बता दिए उनके, मैंने जो आपको 3 बताए हैं, ये जो 3 इसमें दे रखे हैं, इसके अलावा आपके 3 और बच जाते हैं ना। टोटल कितने आप मेरे को वो बताएं और कौन से पार्ट में है। हाँ मैंने सबके नाम लिए हैं यहाँ पे, ओके। और ये हमने जो है इंडिया जब रिपब्लिक हुआ था तभी से हम जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं था। स्विट्ज़रलैंड में जो है विमेन को जो है राइट टू वोट नहीं था। स्विट्ज़रलैंड में विमेन को राइट टू वोट मिला है 1917 में, है ना। तो उनके जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं वो टाइम के साथ उन्होंने जो है क्या किए हैं, इनकॉर्पोरेट किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अपनी फंक्शनिंग में, गवर्नेंस में, ठीक है। चलो
अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, डेमोक्रेसी भी अलग अलग टाइप की होती है। ओके, तो 5 तो इन्होंने बता दिया। ओके, वेरी गुड कुक्कू, बहुत बढ़िया। चलो, कौन से पार्ट में है ये, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दे रखे हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी आपकी जो है, डेमोक्रेसी के भी अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। देखो, देर आर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। उनमें से एक जो है वो डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी के भी पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। 1942 में क्या कुकू? अब हम डेमोक्रेसी के भी सब पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रूल्स, रेगुलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो है, जो पीपल होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है, वो डायरेक्टली अपना रोल प्ले करती है रूल्स को बनाने में, रेगुलेशंस को बनाने में और उनकी फंक्शनिंग में, ठीक है। पार्टिसिपेट इन ऑल डिसीजन डायरेक्टली। जैसे कि वैसे तो बहुत ज़्यादा कंट्री जो हैं इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो फॉलो करते हैं। उनमें से एक एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। ओके, स्विट्ज़रलैंड में जो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो ऑपरेट करती है। और इसको क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दिस इज़ वेरी हार्ड टू कैरी आउट इन प्रैक्टिस। जो हमने पहले वाला एग्जांपल देखा था ना, स्कूल का एग्जांपल देखा था हमने, कि कमेटी में जो है सारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि सारे बच्चे ही कमेटी के मेंबर हो जाए, पूरा स्कूल फर्स्ट से लेकर 12 तक जितने बच्चे हैं वो सारे ही कमेटी के मेंबर हो जाए, तो कैसे वर्कआउट करेगा वो, है ना। पार्ट 3, वेरी गुड ईशान, बहुत बढ़िया। चलें, बट स्टिल जो स्विट्ज़रलैंड है वो आपका डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो प्रैक्टिस करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अपने कुछ टूल्स होते हैं ना, वो आप आने वाले जो क्लासेज हैं उनमें पढ़ेंगे, जैसे कि रेफरेंडम हो गया, जैसे कि रिकॉल हो गया, ये टूल्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, ठीक है। इसके अलावा प्लेबिसाइड आप बोल सकते हो, इसके अलावा इनिशिएटिव आप बोल सकते हो। तो आप मेरे को ये बताएंगे, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस इंडिया को जब मिली थी, तो इंडिया ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल यूज़ किया था जिसको हम प्लेबिसाइड बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताएंगे कि कौन से पार्ट में जो है प्लेबिसाइड का यूज़ किया गया था इंडिया का पार्ट बनाने के लिए। हम पता है ना आपको कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे 500 प्लस अलग अलग जगहें थी, है ना। जैसे आज 28 स्टेट्स हैं, वैसे ही 500 से ज़्यादा स्टेट थे। कहीं पे राज्य रजवाड़े थे, कहीं पे कुछ थे। एक था प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना। इसके अलावा एक था ब्रिटिश इंडिया। तो जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे ना, ये 500 से ज़्यादा थे, अलग अलग जगह पे, छोटी छोटी जगहों पे हर कोई जो है राजा बना बैठा था, है ना, नवाब थे। तो इनको जो है एक इंडिया बनाने के लिए हमारे आयरन मैन लौह पुरुष जो हैं, कौन है, नाम बताएं। हाँ, संविधान जो है 1950 को लागू हुआ था, बहुत बढ़िया कुक्कू। और आज़ाद कब हुआ था हमारा देश, आज़ादी कब मिली थी? तो जब हम इनको इकट्ठा कर रहे थे, पटेल साहब ने, मैंने बता ही दिया, पटेल साहब जब इनको कंसोलिडेट कर रहे थे तो उनमें से एक रियासत ऐसी थी जिसमें हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्लेबिसाइड का यूज़ किया था। तो आप मेरे को बताएंगे कि वो कौन सी रियासत थी जिसमें प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि जितनी भी पॉपुलेशन है ना वहाँ पे, तो उनके लोगों से पूछा जाता है कि बताओ तुम क्या चाह रहे हो। ओके, ये हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है बोला था कि हम जम्मू एंड कश्मीर में भी प्लेबिसाइड करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं कभी। वल्लभ भाई पटेल, वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप मेरे को बताएंगे, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनमें से कहाँ पे आपका जो है प्लेबिसाइड जो है वो प्रैक्टिस किया गया था? कहाँ के लोगों से डायरेक्टली पूछा गया था कि तुम बताओ तुम्हें पाकिस्तान में जाना है या हिंदुस्तान में आना है, बताएं आप मेरे को। ओके, तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, जहाँ पे लोग डायरेक्टली बताते हैं कि हमें क्या चाहिए है। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के हमने पार्ट देखे, एक थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब आ गई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं। कैसे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ करके, मतलब अपनी वोट को यूज़ करके वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। हमने स्कूल वाले एग्जाम्पल में कहाँ देखा था ये? ऑप्शन नंबर 3 था ना, कि हर ग्रेड से जो है अपना पूरी क्लास के बच्चे जो हैं एक इंसान को चूज़ करके भेज दो और उसके बाद वो जितने भी तुम्हारी ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करेगा, कमेटी को बता देगा, है ना। तो ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पे आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट करते हैं, वोट के थ्रू इलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है लोग डायरेक्टली गवर्न नहीं करते हैं ना, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो मैंने आपको रिकॉल टूल बताया था ना, उसमें वो क्या करते हैं, अगर कोई ऑफिसर ढंग से काम नहीं कर रहा ना तो दे रिकॉल हिम कि भैया आ जा, बहुत हो गया तेरा, 1 मिनट में पावर छीन लेते हैं वो। दे डू रिकॉल दैट ऑफिसर कि आज बहुत हो गया तेरा, पसंद नहीं आ रहा तेरा काम, अभी कोई और आएगा यहाँ पे, है ना। तो दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लोगों के पास डायरेक्ट पावर है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव में ऐसा नहीं होता। पावर किसके पास होती है? पावर होती है गवर्नमेंट के पास, जिनको वो चूज करके भेजते हैं। इनडायरेक्टली रूल करते हैं लोग अपने वोटिंग सिस्टम से। ओके। और लेकिन जो गवर्नमेंट हम बनाते हैं वो क्या होती है? अकाउंटेबल टू द पीपल होती है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि भैया आंसरेबल है। अगर कोई गवर्नमेंट लॉ पास कर रही है तो अगर लोगों को वो लॉ पसंद नहीं आया तो गवर्नमेंट उसको वापस ले लेगी। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो लॉ आए थे ना फार्मर्स के लिए 1919 में, कहाँ पहुंच गई मैं, 2021 22 की बात हम कर रहे हैं ना। लॉज आए थे, फार्मर्स को पसंद नहीं आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने वो लॉ वापस ले लिया ना। तो ऐसे ही होता है, लोगों के पास पावर है लेकिन इनडायरेक्ट पावर है। ओके ओके। अब हम बात करते हैं इलेक्शंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स इलेक्शन ही जो है हमें क्या करते हैं, ये एक टूल है जिसके हेल्प से हम जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं, थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर चेंजेस इन देयर चॉइसेस एज वेल। जैसे कि क्या, पीपल, अगर गवर्नमेंट जो है लोगों के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे? इलेक्शन हमारे कितने टाइम के लिए होते हैं? इंडिया में इलेक्शन जो है कितने टाइम के लिए वैलिड है, बताना ज़रा। गवर्नमेंट आपकी जो बनती है वो कितने टाइम तक के लिए बनती है इंडिया में? यूएसए में जो है गवर्नमेंट जो वो 4 साल के लिए बनती है। ओके। तो अगर लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं चीज़ें तो वो गवर्नमेंट बदल देंगे। पहले बाइडेन साहब थे, अभी कौन आ गए हमारे, डोनाल्ड साहब आ गए, है ना। तो ये चलता रहता है। डोनाल्ड थे, वो समझ में नहीं आ रहे थे तो बाइडेन को ले आए थे, है ना। वहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ही चलते हैं। तो ये तो लोगों के पास पावर है लेकिन इनडायरेक्ट पावर है ना, डायरेक्ट नहीं है। इंडिपेंडेंस गिव्स अस फ्रीडम अगेंस्ट फॉरेन रूल गिविंग अस पॉलिटिकल फ्रीडम। रिपब्लिक तब बनता है जब इंडिया के खुद के लॉज अप्लाई होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जब सबसे ऊपर रखा जाता है। नो 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 नो, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी के पास नहीं है, आपको क्या लगता है, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की बात कर लीजिए, आपको क्या लग रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है? वो कंट्री इंडिपेंडेंट है या नहीं है? ईशान, आर वी अलाउड टू यूज गूगल बिकॉज आई एम यूजिंग इट? या श्योर श्योर श्योर। होल पर्पस इज टू मेक यू अवेयर अबाउट थिंग्स, है ना। पता नहीं है तो पता हो जाना चाहिए, दिस इज इट। ओके, ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट। तो इंडिपेंडेंसी हैज नथिंग टू डू विद कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज माइंड इट। कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, मेरा वचनीय शासन जो चल रहा है नॉर्थ कोरिया में, वो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। वेनेजुएला जिसको जो है जो भी हुआ उसके साथ, वो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, है इनफैक्ट सोवरन कंट्री है वो, बट जो हुआ वो बहुत खेद ही प्रकट कर सकते हैं। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कितने साल के लिए होती है भैया, बताया नहीं आप लोगों ने, इंडिया में गवर्नमेंट कितने साल के लिए होती है? चलो, तो हमने क्या देखा, हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, ABCD डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें से एक फॉर्म आपकी डेमोक्रेसी भी है। ये ABC भी हम देखेंगे क्या है, ठीक है, ABC भी हम देखेंगे क्या है।
इसको आप मान सकते हो ये आपकी है मोनार्की, ये आपकी है थियोक्रेसी, ये आपकी है डेमोक्रेसी। इसके अलावा हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हमने बात की डेमोक्रेसी भी हमने देखी भैया। कुछ प्रिंसिपल्स देखे हमने कि कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, हम किस कंट्री को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, अब इन्होंने बता रखा है कुछ कंट्रीज़ जो कि डेमोक्रेटिक बने थे उस पर्टिकुलर ईयर में। तो यूएसए जो है वो डेमोक्रेसी उसने कब एस्टेब्लिश की थी, 1787 में। स्विट्ज़रलैंड ने 1848 में, इंडिया ने 1947 में, जर्मनी में 1949, केन्या जो है 1964 और नेपाल 2008 में। इससे पहले नेपाल में क्या चल रहा था, अभी जो नेपाल में हुआ उस चीज़ से आप अवेयर है ना। यस, नॉर्थ कोरिया इज इंडिपेंडेंट, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, स्टिल यू कैन बी इंडिपेंडेंट, ईशान। ओके, डोंट कंफ्यूज इट विद कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, अब हमने बात की किसके बारे में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैं इसके भी फर्दर पार्ट हैं। रामतंत्र, व्हाट इज रामतंत्र, व्हाट इज रामतंत्र। तो डेमोक्रेसी के बारे में हमने बात की, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो कि है रिप्रेजेंटेटिव। और इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के पार्ट के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फर्दर आपकी जो है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट्री। और इसके अलावा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के दो टाइप, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हमने देख लिया। अब जो ये वाली डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव, अब इसके भी फर्दर दो पार्ट हैं, एक है पार्लियामेंट्री, एक है प्रेसिडेंशियल। ठीक है, अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव एक पार्ट होता है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव एक पार्ट होता है गवर्नमेंट का, जुडिशरी एक पार्ट होता है गवर्नमेंट का। ये क्या करते हैं, लॉज को बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जज करते हैं। ठीक है, तो अब पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो लेजिस्लेटिव का भी पार्ट होता है। अब इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो कैसे, देखो, आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट आप वोट करते हो। ओके, वोट करते हो आप, रिप्रेजेंटेटिव अपने चूज करते हो, है ना। टोटल आप पहले 552 थे, फिर 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए, 550 रह गए। तो वैसे अभी जो वर्किंग पे हैं 545। ठीक है, ये आप मान के चलो कि ये आपके क्या है, ये आपके एमपीज हैं। क्या है, ये आपके एमपीज हैं। ओके, लोकसभा की अगर आप बात कर रहे हो तो, और लोकसभा में आपके एमपीज है कितने, 545। लेकिन आपके मिनिस्टर्स इसमें से कितने हैं, मिनिस्टर कितने हैं, क्या सारे के सारे मिनिस्टर हैं क्या, नहीं है ना। तो जो एमपीज जो होते हैं, ये सब जो पार्लियामेंट के जितने भी एमपीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेजिस्लेटिव का पार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, रूल मेकिंग में हेल्प करते हैं। बिल जो आपका आता है उसको पास करवाया जाता है ना पार्लियामेंट में, और उस पे जो है वोटिंग होती है। अगर वो उस पे वोटिंग हो जाती है मेजोरिटी में, तो क्या होता है कि आपका बिल जो है वो एक्ट बन जाता है
है ना। अगर वोटिंग में अगर उसको हरा दिया जाता है, कम वोटिंग आती है, तो वो बिल जो है नहीं बन पाता, है ना। ये क्या है, ये आपका लेजिस्लेटिव का काम है। लेकिन इन्हीं एमपीज में से जो है कुछ को जो है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या मतलब है, जितने भी आपके मिनिस्टर बनाए जाते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है भाई, डिफेंस की मिनिस्ट्री है, और फिनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना। ये जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं, कितने होंगे, 15 लगा लो, 20 लगा लो, और जो मेन मेन मिनिस्ट्री हैं, मतलब 30 लगा लो, मैक्सिमम 30 लगा लो, ठीक है। ये मिनिस्ट्री हैं, सब मिनिस्टर और मिनिस्ट्री दोनों को मिला के, तो ये है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिनेंस मिनिस्टर का क्या काम है, फिनेंस मिनिस्टर का काम है भैया, इकोनॉमी को देखो आप, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। ये किसका काम है, ये आपके इकोनॉमिक मिनिस्टर का काम है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर का क्या काम है, जो यहाँ पे लॉ बना है, बजट पास हुआ है कि भैया हमें इतना ये चाहिए, हमारे जो सोल्जर्स हैं इनके लिए हमें ये करना है, तो वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, डिफेंस मिनिस्टर करेगा, ठीक है। आपके रेलवे मिनिस्टर जो होते हैं, बिल पास हुआ कि भैया रेल हमें इतनी इतनी चाहिए, बजट में जो है डाला गया कि हमें इतनी रेलवे लाइन जो है और बिछानी है, इतना काम और करना है, तो अब उसको करेगा कौन, करवाएगा कौन, रेलवे मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स को बोलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ओके। तो आपकी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और ये बेसिकली कहाँ से आ रही हैं, ये लेजिस्लेटिव से ही आ रही हैं। ये जो 545 है, इन्हीं में से ये 15 20 50 लोग जो है चूज होते हैं, जिनको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री में ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये आपका लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं, ओके। चलो, और ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये आपके जो है लेजिस्लेचर को क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, ओके। जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये अकाउंटेबल हैं, ये 15-20 जो है 545 को क्या है, अकाउंटेबल हैं, ओके। और जब तक इनका कॉन्फिडेंस है कि हाँ भैया ये हमारे मिनिस्टर ठीक है, तब तक ठीक है। अगर इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल दिया, मोशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लेके आया गया, पास किया गया, तो क्या होएगा, अगर ये मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। गवर्नमेंट बेसिकली कौन, ये लोग जो एग्जीक्यूशन में बैठे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ये एग्जीक्यूशन है, ये मिनिस्ट्री है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये है गवर्नमेंट आपकी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ये 545 में से अगर मेजोरिटी ने पास कर दिया तो गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को जो है लेजिस्लेचर की बैकिंग बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा बहुत जरूरी है। अब लोकसभा और राज्यसभा का जो मैटर है ये भी हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। पॉइंट टू रिमेंबर वाली चीज़ है ये, कि जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको लेजिस्लेचर का जो क्या होता है, लेजिस्लेचर नहीं मतलब लोकसभा, लोकसभा का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को लोकसभा का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू स्टे इन गवर्नमेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, ठीक है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी अब क्या होती है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है द एग्जीक्यूटिव वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ लेजिस्लेचर। अभी इसमें हमने क्या देखा, इसमें तो हमने देखा कि भैया लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में से ही हमारे जो हैं कुछ लोग जो हैं एग्जीक्यूटिव बन जा रहे हैं, जिनको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को जो है वो आपके रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट तो क्या है, ये आपकी होगी लेजिस्लेचर, और इसी में जो है आपकी क्या है, एग्जीक्यूटिव है। ये होगी आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म, ओके। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि ये भैया आपकी लेजिस्लेचर है, ये आपका एग्जीक्यूटिव है, दोनों से कोई लेना देना नहीं, ये आपका एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, ये आपका लेजिस्लेचर चल रहा है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर से, ओके। इसमें जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट कौन, एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जैसे हमारे यहाँ पे पीएम हेड है, वैसे कौन होगा यहाँ पे हेड, प्रेसिडेंशियल, नाम से ही पता लग रहा है प्रेसिडेंट होगा। तो जैसे पीएम को लोग चूज करते हैं, यहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट है उसको लोग चूज करते हैं, ओके।
लेकिन इसका लेजिस्लेटिव से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंटली चूज होके आ रखा है, लोगों का कॉन्फिडेंस इसके पास है, इसको कोई मतलब नहीं है कि ये लेजिस्लेटिव वाले लोग इसको कॉन्फिडेंस दिखाएं या ना दिखाएं। ओके, चलो इसके बाद कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या है हमने पता ही है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। एग्जीक्यूटिव क्या है, जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके बाद अगर हमने बात की थी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर आपकी वो बॉडी है जो कि लॉ मेकिंग करती है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जीक्यूटिव कौन है, बड़े भाई बहन है ना, एल्डर सिबलिंग। और अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो मेकिंग लॉ, लॉ मेकिंग किसने की थी, मम्मा ने की थी, है ना। और यहाँ पे कौन है, लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है। और इसके जो है अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग जगह पे इसको, कहीं पे लेजिस्लेचर को जो पार्लियामेंट बोल दिया जाता है जैसे कि हमारे यहाँ, और यूएसए में जो है इसको क्या बोला गया है, कांग्रेस बोला गया है, ठीक है। यूएसए में क्या बोल देते हैं हम, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोला जाता है ना, इंडिया में क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है, और भी बहुत सारे कंट्रीज में पार्लियामेंट बोला जाता है। यूएसए में हम इसको बोल देते हैं कांग्रेस। हमारे यहाँ तो कांग्रेस एक पार्टी है, तो उससे कंफ्यूज मत करना आप। ओके, ये आपकी कांग्रेस किसको बोल रहे हैं, पार्लियामेंट को ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके भी अपने दो पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट जो है हमारी दो पार्ट से बन के मिल के बनी है ना। ये आपका हो गया लोकसभा, ये हो गया आपका राज्यसभा, है ना। दो अलग अलग पार्ट से मिलके क्या बनी है आपकी पार्लियामेंट बनी है ना। और इनको भी हम जो है अपर हाउस लोअर हाउस बोलते हैं। यूजुअली ये क्या होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, ठीक है। बस इनके नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं, कहीं पे हर जगह पे अलग अलग नाम होते हैं इनके। अपर हाउस को हमारे यहाँ राज्यसभा बोल दिया जाता है, लोअर हाउस को हमारे यहाँ क्या बोल दिया जाता है, लोकसभा बोल दिया जाता है ना। ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम। अगर आप यूएसए की बात करोगे, यूएसए में जो है अपर हाउस को क्या बोल देंगे, ये आपका पहले अगर आप यूके की बात कर लेते हो, यूके में इनको क्या बोल दिया जाता है, अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोल दिया जाता है, ठीक है। लोअर हाउस आपका क्या होता है, लोअर हाउस आपका हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। यहाँ पे एक टेबल दे रखी थी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। इंडिया में जो है क्या होता है, इंडिया में आपका लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर के तौर पे ये काम करता है। जुडिशरी जो है आपकी सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करती है, जुडिशरी अलग होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जो थ्री फॉर्म ऑफ वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है ना, उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंडिया में, है ना। और लेजिस्लेचर दो पार्ट, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट जो है दो पार्ट से बनी होती है, लोकसभा राज्यसभा। जुडिशरी जो होती है हमारी इंडिपेंडेंट है। यूएसए में जो है प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और लेजिस्लेचर मतलब दो हाउस होते हैं, अपर हाउस जिसको ये सेनेट बोलते हैं, यूएसए में क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है राज्यसभा। यूएसए का क्या होता है, सेनेट होता है। और लोअर हाउस, लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हमारे यहाँ होता है लोकसभा, ये बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब अगर आप साउथ साउथ कोरिया की बात करेंगे तो साउथ कोरिया में क्या है, सिंगल हाउस होता है। हमारे यहाँ तो दो दो हाउस है ना। दो हाउस वाले को हम क्या बोल देते हैं, बाई कैमरलिज्म, एक टर्म है, ठीक है, बाई कैमरलिज्म। और इसमें क्या है, सिंगल हाउस है, एक ही है, नेशनल असेंबली है, कोई स्टेट असेंबली नहीं है, ठीक है। और इसकी जुडिशरी भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में कौन प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रीटी मच हमारे जैसा ही होता ही है ना। लेकिन जो नाम है इसके, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए के जैसे होते हैं। इसका भी जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए देखो कोर्ट जो इनका इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी जो इनकी इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम समवट इनको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोल रहे हैं हम इनको, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिकली मतलब ये होता है कि भैया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कोई एक दूसरे के फंक्शन में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, और यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बताएं। और या अगर आपको लग रहा है कि मेरे को फीडबैक आप ज़रूर दें, ठीक है, फीडबैक आप ज़रूर दें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आई कैन डू बेटर, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।